Hey everyone, welcome back to my channel Parle Social Science. I am Nikhat and today I will teach you class 12th Political Science chapter number 2nd The End of Bipolarity. ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस चैप्टर में बेसिकली हम समझने वाले हैं कि कैसे जो ये कोल्ड वॉर था ये ख़त्म हुआ और दो पोल्स जो थे यूएसए एक पोल था, एक था यूएसएसआर, ये कैसे खत्म हुआ और एक पोल कैसे गिरता है। तो ये जो बाइपोलैरिटी का जो ये सिस्टम था ये कैसे खत्म होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं। तो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि कोल्ड वॉर के बारे में हमने पढ़ा था कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर था कि किसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर पावर है। उसके बाद आइडियोलॉजिकल वॉर भी था। यूएसए में कैपिटलिज्म सिस्टम था और यूएसएसआर में कम्युनिज्म सिस्टम था। तो दोनों के बीच में हमेशा टशन रहता था, पर ये कभी हॉट वॉर में कभी एक्सकलरेट नहीं हुआ था, यानी कि कभी ये ऐसे वर्ल्ड वॉर की तरह नहीं बना था। यानी कि ये बिल्कुल कोल्ड वॉर की तरह था, ऐसा फुल स्केल वॉर कभी नहीं हुआ था, ठीक है। तो हम समझने वाले हैं कि ये जो दो पोल्स है, यूएसए एक पोल और एक यूएसएसआर एक पोल, ये जो 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है उसके बाद ये जो कोल्ड वॉर शुरू होता है इन दोनों के बीच में, तो किस तरह से इन दोनों के बीच में जो बाइपोलैरिटी चलता है उसका एंड होता है, यानी कि एक पोल गिर जाता है। कौन सा पोल गिरता है? ऑब्वियसली यूएसएसआर। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में और एक सुपर पावर बच जाता है 1991 में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम आज उसी चीज़ को समझने वाले हैं कि किस तरह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट में यानी कि बिखर जाना। हमने पढ़ा था कि यूएसएसआर में टोटल 15 रिपब्लिक कंट्रीज थे। मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर फर्स्ट में कि दोनों यूएसए का भी एक अलायंस सिस्टम था और यूएसएसआर का भी एक अलायंस सिस्टम था। जिसको भी यूएसएसआर ज्वाइन करना है वो वॉर्सो पैक्ट साइन करते थे, ठीक है। तो इसमें टोटल 15 कंट्रीज थे। तो किस तरह से वो सारे कंट्री अलग हो जाते हैं और यूएसएसआर एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है और एंड हो जाता है ये बाइपोलैरिटी का। ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो मैं सोवियत यूनियन बोलूंगी, यूएसएसआर बोलूंगी, रशिया बोलूंगी। आपको बस समझना है कि वो यूएसएसआर के बारे में बात हो रहा है, ओके। तो हम समझेंगे आज यूएसएसआर का सिस्टम क्या था, यानी कि सोवियत यूनियन का क्या सिस्टम था। तो सिस्टम पहले जानेंगे तब ना हमें समझ आएगा कि अच्छा ये कुछ कॉजेज और रीजंस रहे जिस वजह से ये डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो 1917 में क्या हुआ था, रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था। यूएसएसआर कह सकते हैं हम। यूएसएसआर में क्या हुआ था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है या फिर उसे बॉल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, बॉल्शेविक रेवोल्यूशन। तो एक क्रांति हुआ था रशिया में 1917 में। तो इस रशिया में ये क्रांति के बाद ही यूएसएसआर आता है, ठीक है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यानी कि बहुत सारे कंट्रीज, 15 कंट्रीज यूएसएसआर ज्वाइन करते, 15 कंट्रीज मिलकर यूएसएसआर बनाते हैं, तो द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। तो यूएसएसआर के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस तरह से यूएसएसआर आता है। तो रशिया में जब ये रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, सॉरी 1917 में, तब यूएसएसआर आता है। तो यूएसएसआर का चलिए सिस्टम समझते हैं, इसका क्या आइडिया था। तो यूएसएसआर क्या था कि जब रशिया में 1970 से पहले क्या था, फ्री मार्केट था, प्राइवेट प्रॉपर्टी था। तो जैसे ही यूएसएसआर बन गया 1917 के बाद, जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ यूएसएसआर बन जाता है, उसके बाद ये लोग अबॉलिश कर देते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को। यानी कि ये लोग अच्छे से अबॉलिश कर देते हैं कैपिटलिज्म को। यानी कि जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल लोगों के पास होता है, तो यूएसएसआर इसको मना करता है। यूएसएसआर कहता है कि इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी जनरेट होता है सोसाइटी में। कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा रिच हो जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, तो इनइक्वालिटी हो जाती है सोसाइटी में, इक्वालिटी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, कम्युनिज्म सिस्टम लाएंगे। यानी कि यूएसए में क्या चलता है, कैपिटलिज्म। तो हमने पढ़ा था कि रशिया क्या अडॉप्ट करता है, कम्युनिज्म सिस्टम, जहाँ पे वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है, एक इगालिटेरियन सोसाइटी बनाता है। इगालिटेरियन सोसाइटी क्या होता है, जहाँ पे हर कोई, सबको इक्वल स्टेटस दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करता है यूएसएसआर, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करता है, खत्म करता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा। जो भी ऑनरशिप होगा वो किसके पास होगा, वो गवर्नमेंट के पास होगा। यानी कि ये जो लैंड है ये कोई प्राइवेट, ये नहीं कह सकता कोई प्राइवेट इंडिविजुअल की ये लैंड मेरा है, नहीं, ये लैंड किसका है, ये भी किसका है, स्टेट का है, यानी कि गवर्नमेंट का है। और जो इकोनॉमी है उसको प्लान करेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, स्टेट करेगा। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट, सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने पढ़ा था कि बहुत सारी कंट्रीज मिलकर एक पूरा ब्लॉक बनाए थे, सोवियत ब्लॉक जिसे कहते हैं। इसमें टोटल कितने कंट्रीज थे, 15 कंट्रीज थे, जिसका जो लीडर था, यानी कि उसका लीडर था यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर,
ठीक है। टोटल 15 कंट्रीज थे और आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है जो भी यूएसए को ज्वाइन करता है उस सारे कंट्रीज को मिलाकर एक जो अलायंस बनता है उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। जो यूएसएसआर ज्वाइन करते हैं और एक अलायंस बनाते हैं उसे हम कहते हैं सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। और जो बच जाते हैं, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जैसे इंडिया, जैसे कि अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज, तो बहुत सारे कंट्रीज जो बच जाते हैं वो लोग जो ज्वाइन नहीं करते इधर यूएसए और यूएसएसआर, तो वो लोग क्या होते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो यूएसएसआर जो जो ज्वाइन करता है यूएसएसआर वो होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो टोटल 15 लोग 15 स्टेट 15 रिपब्लिक ज्वाइन करते हैं यूएसएसआर, ठीक है। तो उन्हें हम सोवियत ब्लॉक भी कहते हैं उनके पूरे ग्रुप को, या फिर सेकेंड वर्ल्ड भी कहते हैं। चलिए अब हम सोवियत यूनियन का इकोनॉमी को समझते हैं कि इकोनॉमी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी स्टेट और किसी भी कंट्री के बारे में आपको जानना है तो पहले हम उसकी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पॉलिटी और थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे, ठीक है। चलिए इकोनॉमी समझते हैं। तो इकोनॉमी में सेकंड लार्जेस्ट था पूरे वर्ल्ड में, सबसे नंबर 1 में उस वक्त था यूएसए यानी कि अमेरिका, और सेकंड कौन आता था यूएसएसआर। तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी यूएस से भी यूएस के बाद किसका था यूएसएसआर का था, ठीक है। जो कम्युनिकेशन था, जो ट्रांसपोर्ट था वो यूएसएसआर का यानी कि सोवियत यूनियन का वो जो नेटवर्क था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही ज़्यादा बेटर था। यूएसएसआर में बहुत तरह के रिसोर्सेज पाए जाते थे जिस तरह की ऑयल, आयरन, स्टील। तो यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा ही रिसोर्स, अबंडेंस रिसोर्स था, ठीक है। तो आपको पता है जो भी कंट्री में रिसोर्स ज़्यादा होता है ऑब्वियसली उस कंट्री का इकोनॉमी खुद ब खुद ग्रो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कहा जाता है, कहा नहीं जाता, इट वाज रियल कि जो यूएसएसआर था वो हर एक चीज प्रोड्यूस कर लेता था। यूएसएसआर अपने कंट्री के अंदर ही वो हर एक चीज प्रोड्यूस कर लेता था, जैसे कि पिन्स टू कार, एक सेफ्टी पिन जो होता है ना, हम छोटा सा जो पिन कहते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है आपकी बुक में कि पिन से लेकर कार तक हर एक चीज यूएसएसआर के अंदर ही बनाया जाता था, उसके कंट्री के अंदर ही बनाया जाता था। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे और प्रोडक्शन होता था, लेकिन क्वालिटी ऐसा कुछ खास नहीं था एज कम्पेयर टू यूएस। यूएस का क्वालिटी, वेस्ट का टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बेटर था एज कम्पेयर टू यूएसएसआर। तो ये पिन से लेकर कार तो हर चीज़ बना लेते थे, कार से एक पिन से लेकर, छोटे से पिन से लेकर बड़े से कार तक हर एक चीज़ बना लेते थे। बट इनका जो ये वो कहते हैं ना क्वालिटी, नॉट अ क्वांटिटी मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स, ठीक है। तो जो क्वालिटी था वो उतना कुछ खास नहीं था इनका, तो ये एक प्रॉब्लम था इनकी इकोनॉमी में। बाकी इनके पास अच्छा खासा रिसोर्स था, ये हर एक चीज़ खुद बनाते थे, किसी पे डिपेंड नहीं होते थे, ठीक है। ये इंश्योर करते थे अपने लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि ये देखिए हमने पढ़ा था इस सिस्टम में कि सारा कुछ कौन संभालेगा, गवर्नमेंट संभालेगी। तो गवर्नमेंट का ये फर्ज है, काम है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचे। तो उनके हेल्थ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। एजुकेशन के बारे में सोचते हैं यूएसएसआर अपने ही सिटीजन्स के, और उसके बाद चाइल्ड केयर के बारे में बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं जिससे जो हमारे सिटीजन्स है, जो यूएसएसआर के जितने भी सिटीजन्स है उनका वेलफेयर हो। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं था। जो अभी इंडिया में लोग लड़ रहे हैं, रो रहे हैं बेरोजगारी, यूएसएसआर में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट था। सारे लोग थे वो एम्प्लॉयड थे, ठीक है, सबके पास जॉब थी, सब काम करते थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा आपकी बुक में लिखा गया है। और इट वाज रियल और इट इज़ रियल, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं था। सारे लोग रोजगार थे, सबके पास काम था, ठीक है ना, कोई बेरोजगार नहीं थे। जो लैंड है, जो कैपिटल है, जो इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्शन है, ये जितना भी कुछ है उसका ऑनरशिप किसके पास है, वो स्टेट के पास है, यानी कि गवर्नमेंट के पास है, या फिर हम कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर के गवर्नमेंट के पास है। तो जो लैंड है, कैपिटल, इंडस्ट्री सब कौन संभालेगा, स्टेट संभालेगी। स्टेट यानी कि यहाँ पे मध्य प्रदेश और बिहार वाले स्टेट का बात नहीं हो रहा है, स्टेट यानी कि कंट्री का बात हो रहा है। तो कौन संभालेगा, एक स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के पास ऑनरशिप होगा, प्राइवेट ऑनरशिप नहीं था। सबसे जो इंपॉर्टेंट था, जो यूएस और यूएसएसआर को अलग करता था, वो था यूएसए में प्राइवेट ऑनरशिप था, यानी कि हर कोई प्राइवेटली अपना कुछ कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं और फ्री मार्केट सपोर्ट करता था। लेकिन यूएसएसआर में बिल्कुल इसका अपोजिट होता था, वो लोग फ्री मार्केट सपोर्ट नहीं करते थे, प्राइवेट ऑनरशिप बिल्कुल भी नहीं। जो भी होता था, जो भी प्रोडक्शन होगा किसके पास होगा, सरकार के पास होगा, सरकार खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगी इक्वालिटी के साथ। चलिए थोड़ा पॉलिटी को समझ लेते हैं। तो पॉलिटी को समझने से पहले आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि चलिए आपको समझना होगा कि जो यूएसएसआर था उसका सिस्टम बिल्कुल अलग था यूएस से, ठीक है। हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि इनका पूरा सिस्टम ही अलग था। क्या सिस्टम अलग था, ये लोग कम्युनिस्ट थे, यानी कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म पे बिलीव करते थे कि जो भी
प्रोडक्शन होगा वो सब में इक्वल बंटना चाहिए, और जो जो भी प्रोडक्शन हो वो सरकार के पास आए, गवर्नमेंट के पास आए, और वो सब कुछ इक्वल सबको बांट दे। लेकिन फिर भी जब सबको इक्वल मिल रहा था, जब 4 ब्रेड है तो सब कुछ चार, आपके घर में 4 लोग हैं और 4 ब्रेड है और सबको एक एक मिल रहा है, तब तो सबको खुश हो जाना चाहिए। लेकिन एक को मार पीट कर दिया जा रहा है, पहले पूरा मार दिया जा रहा है, उसके बाद बोला लोग फिर ब्रेड खाओ। एक को क्या दिया किया जा रहा है, एक को पूरा एकदम जो खराब है वो ब्रेड दिया जा रहा है, भले उसको पूरा एक ब्रेड दिया जा रहा है। तो आप इसे समझिए। तो क्या था कि फिर भी सिटीजन्स को बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रहा था, जो उनका लाइफ था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि जो सिस्टम था वो बहुत ही अथॉरिटेरियन था। अथॉरिटेरियन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा रिजिड था, यानी कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती थी, ठीक है ना। वहां पे इलेक्शन होता था, कभी नहीं होता था, वो अकाउंटेबल नहीं होती थी। यानी कि अगर गवर्नमेंट सरकार कुछ कर दी तो हमारे जैसे इंडिया में क्या होता है, सरकार कुछ भी करती है तो हमें जवाबदेही होती है, कि सरकार कुछ भी करेगी तो हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने क्यों ये किया, इनके पीछे इसके पीछे रीजन क्या है। पर यूएसएसआर में ऐसा नहीं होता था, वो अकाउंटेबल नहीं होती थी, ठीक है। जो लोग था, जो वहां पे ऐसे तो कहते थे लोग कि हाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, पर वो बस नाम का था, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बराबर नहीं था। जैसे कि अभी इंडिया में अगर हमें गवर्नमेंट पसंद नहीं है या फिर सरकार के खिलाफ हमें कुछ, हम क्या होता है, अब इंस्टाग्राम में आप देख रहे हो बहुत फेमस होता है, मीम बना देते हैं कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ लिखकर, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लिखकर, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के नाम से लिखकर हम कुछ मीम बना देते हैं। हमारे पास पूरा फ्रीडम है कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट कुछ भी, पर हमें अच्छा खासा फ्रीडम दिया गया है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, कुछ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन यूएसएसआर में ऐसा नहीं होता था। वो लोग कार्टून के जरिए अपने जो दुख को और अपना सोरो को बताते थे लोगों तक, और बाहर के वर्ल्ड तक बताते थे कि हाँ हमारे अंदर क्या बीत जाए। वो कुछ लिख नहीं सकते थे, वो कार्टून के जरिए करते थे, वो भी बैन कर दिया जाता था, ठीक है। तो उनके पास स्पीच बहुत कम था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनके पास उतना फ्रीडम नहीं था कि वो कुछ भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो बहुत ही अथॉरिटेरियन सिस्टम था। उसके बाद क्या था कि जो यूएसएसआर है वो हमेशा यूएस को मैच करने में रहता था, ठीक है ना। जो यूएसएसआर था वो हमेशा यूएस को मैच करना चाहता था, किसमें? आर्म्स रेस में। आर्म्स क्या होता है? हथियार। हथियार में, न्यूक्लियर वेपन्स में हमेशा चाहता था कि हम यूएस को मैच करें। उससे क्या होता था, बहुत भारी कीमत उनको चुकानी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो कंट्री का जितना भी रिसोर्स है वो कहाँ लगा देते थे? न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लगा देते थे, यूएस के साथ मैच होने के लिए, यूएस को नीचा दिखाने के लिए, यूएस से आगे जाने के लिए। इसकी वजह से क्या हो गया था? फूड शॉर्टेज हो गया था यूएसएसआर में, ठीक है ना। और सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, और सबको फूड के खिलाफ उनको बहुत शॉर्टेज हो गया था। और क्या हुआ था, हर साल जो फूड का इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट क्या होता है, अगर कंट्री में आप कुछ ला रहे हो दैट इज इंपोर्ट, कंट्री से कुछ भेज रहे हो दैट इज एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट क्या होता, फूड इंपोर्ट बढ़ रहा था, हर साल फूड इंपोर्ट बढ़ रहा था। आज 10 किलो आया, फॉर एग्जाम्पल, नॉट 10 किलो में क्या होगा, आज 10 किलो गेहूं आया, अगले साल 20 किलो आएगा, तो बढ़ ही रहा था। तो समझिए आप कि कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। सरकार इसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं रही, क्योंकि सारा रिसोर्स कहाँ पे यूज कर रही है? आर्म्स रेस, यानी कि यूएस के साथ मैच करने में, यूएस को नीचे करने में लगी हुई है। तो 1970 में क्या हो गया था, धीरे धीरे इकोनॉमी धीरे धीरे बहुत ज्यादा डाउन की तरफ, डाउनफॉल की तरफ पड़ गया था, किसका? यूएसएसआर का। उसके बाद वन पार्टी सिस्टम था पॉलिटी में। आप ये भी समझिए कि वन पार्टी सिस्टम था, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, एक ही पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी था। आपको वोट देना है दो, ना देना है ना दो, लेकिन जीतेगा कौन? कम्युनिस्ट पार्टी था। इलेक्शन नाम का होता था, जब तक दो पार्टी नहीं होगा तब तक इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं वो चुनकर इलेक्ट करेंगे। तो जब उनको चॉइस ही नहीं रहेगा उनके पास, तो वो कैसे इलेक्ट करेंगे? आप मुझे बताइए। लेकिन यूएसएसआर में एक ही पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो लोग इलेक्शन में वोट पार्टिसिपेट करे और नहीं करे, इट डजेंट मैटर, उनको क्या करना था, क्योंकि जीतता कौन था? ये कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतता था। सरकार अकाउंटेबल बिल्कुल नहीं था, अनअकाउंटेबल सिस्टम था, कुछ भी कर रही है गवर्नमेंट कुछ, लेकिन वो जवाब दे किसी को नहीं है, वो किसी को कुछ आंसर करने के लिए तैयार नहीं है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी था वेस्ट के हिसाब से, वेस्ट की तरह टेक्नोलॉजी नहीं था, मशीन्स उतना नहीं था। वेस्ट मशीन तो बहुत था, सारे और कंट्रीज के कंपेयर में मशीन तो बहुत था यूएसएसआर में, लेकिन जो वेस्ट में, जैसे कि अमेरिका और भी जितने भी वेस्ट में जितने भी कंट्रीज है, ब्रिटेन, लंदन, तो उधर जितने जितने टेक्नोलॉजी था उस हिसाब से फुलफिल नहीं हो पा रहा था कहाँ का? यूएसएसआर का टेक्नोलॉजी। तो जो इनके सिटीजन्स थे, उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो इकोनॉमी जो एस्पिरेशंस थे, ठीक है ना, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस उनको फुलफिल नहीं कर पा रही थी जो सोवियत यूनियन की सरकार थी। तो ये पूरा सिस्टम था, किस तरह से सिस्टम था। इकोनॉमी तो बहुत अच्छा था, पिन से लेकर कार बना लेते थे, लेकिन क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता था। तो ये पूरा सिस्टम था यूएसएसआर का। ओके, चलिए अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे ये सिस्टम होने के बावजूद कैसे धीरे धीरे जो यूएसएसआर है ये गिर जाता है और टूट जाता है और बिखर जाता है और खत्म हो जाता है। चलिए, गॉर्बेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। आप इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक एक करके सारे लीडर्स के बारे में, ठीक है, कि सोवियत यूनियन में कितने सारे लीडर्स आए। तो सब हमारे फर्स्ट लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, लेनिन।
व्लादिमीर लेनिन थे फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी था, जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी था उसके फाउंडर थे क्या, व्लादिमीर लेनिन। जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके एक लीडर भी थे। तो आप समझिए कि सोवियत यूनियन का पहला लीडर कौन था, लेनिन, ठीक है। उसके बाद देखिए नाम पढ़ते जाइए, स्टेलिन थे, देखिए उसके बाद जोसेफ स्टेलिन सेकंड बनते हैं। लेनिन के बाद कौन लीडर बनते हैं सोवियत यूनियन के, जोसेफ स्टेलिन। तो लेनिन और स्टेलिन। अब देखिए लेनिन हो गया, स्टेलिन हो गया। अब देखिए आ जाते हैं निकिता क्रुश्चेव। जब मैंने शुरू में पढ़ा था कि निकिता, तो मुझे लगा था कुछ फीमेल का नाम होगा, पर ये मेल का नाम है, निकिता क्रुश्चेव। तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर फर्स्ट में कि जो कोल्ड वॉर हुआ था, और कोल्ड वॉर के टाइम पे जो क्यूबा में जो मिसाइल रख दिया गया था, तो उस वजह से जो भी वो हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, उस वक्त कौन थे, रशिया का लीडर कौन था, यूएसएसआर का लीडर निकिता क्रुश्चेव। तो थर्ड कौन बनते हैं, निकिता क्रुश्चेव। फर्स्ट बनते हैं लेनिन, सेकंड बनते हैं स्टालिन, थर्ड निकिता क्रुश्चेव, और फोर्थ बनते हैं ब्रेजनेव, क्या, लियोनाइड ब्रेजनेव। फोर्थ लीडर बनते हैं सोवियत यूनियन के। और ये लास्ट बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में ही हमने पढ़ना है इस टॉपिक में, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, 1985 में ये बनते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ सोवियत यूनियन, 91 तक रहते हैं, और 1991 में फाइनली सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है, गिर जाता है। ये इंट्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, दो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम ये इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको ये सब याद करना होगा। एक है प्रेस्टोरिका, ठीक है, एक है प्रेस्ट्रोइका यानी कि रिकंस्ट्रक्टिंग, यानी कि सोवियत यूनियन का जो पॉलिसी है उसको हम दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको चेंज करेंगे थोड़ा बहुत। और एक था इनका ग्लास नॉट्स, ठीक है, ग्लास नॉस्ट। तो ग्लास नॉस्ट मतलब होता है ओपननेस। जो सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था, जो गवर्नमेंट था, वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट था, ओपन नहीं था यानी सबके लिए। अब हम ये क्या किए, ओपननेस सिस्टम लाए, और एक क्या सिस्टम लाए, रिकंस्ट्रक्टिंग सिस्टम लाए। ये सब रशिया का ही लैंग्वेज होगा आई गेस, ये तो लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्ट और ग्लास नॉस्ट, ठीक है, ओपननेस, ये दो सिस्टम लाते हैं कौन, मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव सेक्रेटरी जनरल बनते हैं 85 में, 1985 में, और जब 91 में गिर जाता है तब ये लास्ट रहते हैं सोवियत यूनियन के लीडर। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि इनके टाइम पे क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन है ये पूरी तरह से खत्म हो गया। चलिए पढ़ते हैं अब मिखाइल गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, लेनिन, स्टालिन, उसके बाद मैं भूल गई निकिता क्रुश्चेव, ब्रेजनेव और गोर्बाचेव, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन बनते हैं 1985 में। इसके बाद ये चाहते हैं कुछ रिफॉर्म्स करना, किसमें, ये जो सिस्टम है, ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, या फिर ये जो सोवियत यूनियन जो पार्टी है, इसका जो सिस्टम है, इसमें कुछ रिफॉर्म्स, कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, ठीक है। तो जब ये चेंजेस लाना चाहते थे तो क्या हुआ, उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारे जो 15 रिपब्लिक स्टेट्स थे, यानी कि जो हमने पढ़ा था, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो यूएसएसआर में जो 15 टोटल जो स्टेट्स थे, कंट्रीज थे, तो जो भी सोवियत ब्लॉक के जितने भी कंट्रीज थे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे अपने गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि सोवियत के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। उनको बहुत सारा सिस्टम सही नहीं लग रहा था, क्योंकि 15 कंट्रीज तो थे, लेकिन सबसे हेड कौन था, सबसे हेड था रशिया, यानी कि यूएसएसआर। कौन सबसे हेड था, यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन। आप याद रखिए, बहुत सारे नाम है, बहुत कन्फ्यूजन है। तो सोवियत यूनियन, तो 15 कंट्रीज में 14 कंट्री हो गए अलग, और बाकी एक हेड कौन हो गया, सोवियत यूनियन, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इनके ही लोग क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, किसके खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो ये क्या किए चाहते थे, हम कुछ रिफॉर्म करते हैं, शायद रिफॉर्म करने से क्या होगा, लोग प्रोटेस्ट को खत्म कर देंगे। तो ये इनिशिएट करते हैं, दो पॉलिसी को शुरू करते हैं। एक इकोनॉमिक ये ही इनिशिएटेड पॉलिसीज, ये पॉलिसीज को इनिशिएट करते हैं इकोनॉमिक बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे, जिससे कि डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए, डेमोक्रेसी और ज़्यादा प्रमोट हो जाए। तो जो ये पॉलिसीज लाते हैं वो बहुत सारे लीडर्स को पसंद नहीं आता, जैसे कि इनके ही कुछ पार्टी के कुछ लीडर्स इनको अपोज करने लगते हैं, अपोज बाय लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के जो अदर लीडर्स होते हैं वो अपोज करने लगते हैं गोर्बाचेव के जो ये पॉलिसीज है, कि नहीं ये गलत है, इसको हटाइए। उसके बाद क्या हो जाता है, 1991 में कूप टुक प्लेस, यानी कि कूप कर दिया जाता है। कूप क्या होता है आपको देखिए, जैसे कि आप कूप से पाकिस्तान को समझ सकते हैं। जब भी पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट हो गया और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बन जाता है, और एक पीएम बन गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, पीएम बन गया। लेकिन हर बार क्या होता है, पाकिस्तान में जो मिलिट्री है इसको ओवरथ्रो कर देती है, यानी इसको हटा देती है और खुद आ जाती है पावर में। तो इसे हम कूप कहते हैं, क्या कहते हैं, कूप। जब सडन गवर्नमेंट चेंज हो जाता है उसे हम कूप कहते हैं।
तो 1991 में कूप कर देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ हेडलाइनर्स, यानी कि कुछ मेंबर्स कूप कर देते हैं 1991 में। लेकिन जो लोग होते हैं, वो जो मिखाइल गोर्बाचेव कुछ जो चेंजेस लाते हैं लोगों को पसंद आ जाता है, और वो ऑलरेडी फ्रीडम को एंजॉय कर चुके होते हैं, यानी कि वो फ्रीडम देख चुके होते हैं कि नहीं यार हमें अब इससे निकलना है, बस ये कूप वगैरह जो भी है गोर्बाचेव से सब हटाओ, हमें निकलना है और फ्री होना है, हम बंध चुके हैं इस पूरे सोवियत यूनियन में। तो ये फ्रीडम चख चुके थे, दोबारा ये जो ओल्ड सिस्टम था उसमें नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। तो जितने भी लोग थे वो अपोज कर रहे थे कूप को, उसमें से एक लीडर थे बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन कौन थे? ये सपोर्ट कर रहे थे लोगों को, ये सपोर्ट कर रहे थे सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट ये कूप को, यानी कि जो कूप हुआ था कि हम कूप करके या शायद क्या जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है दोबारा से अपनी पार्टी बना ले या फिर दोबारा से अपनी गवर्नमेंट बना ले, ठीक है ना। तो इस तरह से लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो बोरिस येल्सिन सपोर्ट कर रहे थे अपने लोगों को, यानी कि सिटीजन्स को, रशिया के जितने भी सिटीजन्स थे, यूएसएसआर के जितने भी सिटीजन्स थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, लोग इनको हीरो मानने लगे थे, किनको? बोरिस येल्सिन को। उसके बाद क्या हुआ 1991 में, दिसंबर 1991 में क्या हुआ, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस डिक्लेयर कर देता है कि यूएसएसआर अब डिसबैंडेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, टूट चुका है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो पार्टी है इसको बैन कर दिया जाता है और कैपिटलिज्म यूएसएसआर में ले आया जाता है, डेमोक्रेसी को ले आया जाता है। उसके बाद इलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन होता है जिसमें एक पार्टी है रशियन रिपब्लिक, उसमें से इलेक्ट होते हैं येल्सिन, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि जिसको लोग हीरो मान रहे थे, जो सपोर्ट कर रहे थे लोगों को अगेंस्ट जो गवर्नमेंट थे उनके, बोरिस येल्सिन, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर आएगा कि फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, अब रशिया बनेगा। अब 1991 में जब यूएसएसआर टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो अब क्या बनेगा? रशिया बनेगा। तो रशिया के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? बोरिस येल्सिन बनते हैं 1991 में। तो आपको ये याद रखना, ये 1991 से लेकर 1919 तक रहते हैं। तो इस तरह से पूरा जो है ये जो पूरा यूएसएसआर है, ये जो पूरा एक अलायंस बना हुआ था, इस तरह से ये टूट जाता है और एक अकेले सिंगल पावर बच जाता है। वो कौन है? यूएसए, यानी कि वर्ल्ड में एक सुपर पावर बच जाता है, वो है यूएसए। यही हमारा थर्ड चैप्टर है कि यूएसए के बारे में हमने पढ़ना है कि यूएसए कैसे एक अकेला सुपर पावर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा यूएसएसआर है वो पूरी तरह से डिसबैंडेड हो जाता है, ये पूरी तरह से बिखर जाता है, टूट जाता है। कब? 1991 में। लेकिन क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहुत सारे कंट्रीज जो फ्री होना चाहते हैं किससे? सोवियत यूनियन से, लेकिन बहुत सारे रिपब्लिक्स ऐसे भी थे जो इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, जैसे कि बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अब देखिए मैं आपको थोड़ा मैप दिखाती हूँ, बहुत कंफ्यूजन होता है विदाउट मैप। देखिए, चलिए, तो ये देखिए रशिया, अभी रशिया है आपको, लेकिन ये पूरा यूएसएसआर था इधर पूरा, ये देखिए इधर पूरा मिला के। तो ये देखिए आपको दिख रहा है सेंट्रल एशिया, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जितने भी कंट्रीज हैं इन्हें हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहते हैं। तो ये यहाँ पे यूएसएसआर के साइड ही थे, लेकिन ये यूएसएसआर को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि इनके पास उतना रिसोर्स नहीं है, थोड़े कहते हैं ना बैकवर्ड कंट्रीज है। और ये हो गया फर्स्ट वर्ल्ड, इधर हो गया फर्स्ट वर्ल्ड, ये हो गया सेकेंड वर्ल्ड, और जो बच गया वो हो गया थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ था, बहुत सारे रिपब्लिक्स थे जो चाहते थे कि नहीं हमें क्या करना है, यूएसएसआर नहीं छोड़ना है, हमें उनके साथ ही रहना है, उनके एकदम छाता के नीचे ही रहना है। लेकिन जब 1991 में डिसइंटीग्रेट हो जाता है यूएसएसआर, तो अब क्या हो सकता है, अब तो यूएसएसआर है ही नहीं, तो अब ये लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज और भी कंट्रीज मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि यूएसएसआर से निकलकर जो भी स्टेट इंडिपेंडेंट हो गया अब वो सीआईएस ज्वाइन कर लेते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और बस इसके अंदर ही रहते हैं क्योंकि यूएसएसआर तो अब बिल्कुल खत्म हो गया, कॉपरेशन के साथ अपना आराम से रहते हैं। तो यूएसएसआर टूट जाने के बाद यूएसएसआर का सक्सेसर कौन बनता है, उसके बाद कौन सा कंट्रीज जो लीड करता है, ठीक है, यूएसएसआर के बाद वो है रशिया, ठीक है। यूएसएसआर के बाद कौन लीड करता है? रशिया लीड करता है। तो आज हम यूएसएसआर को एज अ रशिया जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा था, इस तरह से पूरा ये जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, पर ऐसा हुआ क्यों। चलिए इसके पीछे के कुछ रीजन समझते हैं कि ये जो डिसइंटीग्रेट हुआ ये हुआ क्यों, आखिर इसका कारण क्या था। तो सबसे हम पूरे 6 कारण से पढ़ेंगे। पहला है इंटरनल वीकनेसेस, ठीक है। पहला था कि कंट्री के अंदर अपना ही सोवियत यूनियन की जो कंट्री था वो पूरा
यूएसएसआर, उसके अंदर अपना ही कुछ इंटरनल वीकनेसेस थे, जैसे कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, ये अपने रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करता था न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, मिलिट्री आर्सेनल्स में, मिलिट्री में खर्च करता था, ठीक है, आर्म्स में करता था, हथियार में करता था, यूएस से मैच होने के लिए, यूएस को हराने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम था कि इंटरनल वीकनेसेस था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम था। सेकंड था कि जो सिटीजन्स थे वो अवेयर हो चुके थे, ठीक है, कि यूएसएसआर में जो टेक्नोलॉजी है वो उतना अच्छा नहीं जितना वेस्ट में है, और यूएसएसआर और वेस्ट, ये लोग अवेयर हो गए थे, ये लोग क्वेश्चन कर रहे थे कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेटर है, कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा है या फिर जो हम लोग है अभी कम्युनिज्म वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो लोग आंसर देते थे नहीं, कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा है, हमारे जो कंट्री में यूएसएसआर में जो कम्युनिज्म है वो उतना कुछ खास नहीं है, हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, वेस्ट में ज़्यादा टेक्नोलॉजी। तो लोग अवेयर हो रहे थे और अपने गवर्नमेंट के खिलाफ ही क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे। उसके बाद थर्ड है स्टेगनेंट पॉलिटी, जो ये पॉलिटिक्स था वहाँ का वो धीरे धीरे स्टेगनेंट हो गया था। स्टेगनेंट कैसे हो गया था, कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड 70 साल से भी ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी रूल की थी, कहाँ पे, रशिया में, सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी, कहाँ पे रूल की थी, यूएसएसआर में, लेकिन वो 70 साल से कभी भी अकाउंटेबल नहीं थी, यानी कि जवाबदेह नहीं थी। तो ये बिल्कुल गलत है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट है वो लोगों को अगर जवाब देनी होगी तो वो कैसी गवर्नमेंट है। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो उनको बहुत प्रिविलेजेस मिल रहा था, बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ मिल रहा था, लेकिन ऑर्डिनरी जो पीपल्स थे उनको उतना फैसिलिटी उतना प्रिविलेजेस नहीं मिल रहा था। तो इसमें भी वही बस नाम का था कि हाँ इगालिटेरियन सोसाइटी है, इक्वालिटी प्रमोट करते, पर ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। फोर्थ था गॉर्बाचेव्स रिफॉर्म। गॉर्बाचेव का जो रिफॉर्म था वो उतना कुछ खास नहीं था, जिस तरह से जो लोग सोचे थे कि हाँ गॉर्बाचेव आए तो कुछ अच्छा करेंगे, पर वैसा कुछ हुआ नहीं था। तो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग, पहला कि ये बहुत स्लो थे, कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत स्लो थे, इनको और फास्ट होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत फास्ट है, इनको थोड़ा स्लो रिफॉर्म करना चाहिए। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम था पॉलिटिकल वाइज, ठीक है। फिफ्थ प्रॉब्लम था राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, बिखर गया था। राइज ऑफ नेशनलिज्म, लोगों के मन में भावना आ गया था, ये जो 15 कंट्रीज थे, कि हमें अब एक बड़े कंट्रीज के अंदर दब के क्यों रहना है भाई। जो ये रशिया था, जो बेलारूस था, और भी देखिए रशिया, लातविया, एस्टोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, अभी भी आप देख रहे होंगे कि रशिया यूक्रेन का वॉर होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये रशिया आज भी सोचता है कि यूक्रेन मेरे नीचे है, लेकिन जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया था, कौन, जब 1991 में ये जो सोवियत यूनियन ये जब डिसइंटीग्रेट हो गया था, तब सारे कंट्रीज आज़ाद हो गए थे, सबके पास फ्री हो गए थे, सब डिज़ायर कर रहे थे सॉवरेनिटी को। सॉवरेनिटी क्या होता है कि यानी कि उनका जो इंटरनल जो उनका सिस्टम है, यानी कि जो उनका इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल सिस्टम है, उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। लेकिन यूएसएसआर तो हमेशा करता था, जितने भी उनके छोटे छोटे जितने भी कंट्रीज थे वो सब में वो अपना इंटरफेरेंस करता था कि हाँ हम लीडर है, ठीक है ना। तो सबके पास, सबके अंदर नेशनलिज्म का भावना आ गया था कि बस नहीं, अब हमें निकलना है इस सिस्टम से, हमें रशिया और यूएसएसआर के अंदर नहीं रहना है, हम अपने इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, हम अपना अकेले अपना देख लेंगे। तो रशिया था, लातविया था, एस्टोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बहुत सारे और भी कंट्रीज थे जो फ्री होना चाहते थे, ठीक है। वही है सिक्स्थ पॉइंट हमारा, कि बहुत सारे सोवियत रिपब्लिक्स थे जो सोवियत यूनियन के अंदर थे, जो फ्री होना चाहते थे और वेस्ट के साथ कनेक्ट होना चाहते थे, यूएस के साथ हाथ बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि यूएस बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका था उस वक्त, ठीक है। बहुत सारे थे जो कम्युनिज्म को फॉलो नहीं करना चाहते थे, बहुत सारे थे जो कैपिटलिज्म को फॉलो करना चाहते थे। तो ये कुछ बहुत सारा ये प्रॉब्लम था खुद कम्युनिज्म में, लेकिन वो लोग निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब 1991 में जब ये टूट गया, बिखर गया, डिसइंटीग्रेट हो गया सोवियत यूनियन, तो बहुत सारे कंट्रीज फ्री हो गए। तो ये था कुछ रीजन जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, कब, 1991 में। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व योर ऑल डाउट्स। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आई विल सेंड यू। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, स्टे ट्यून फॉर पार्ट सेकेंड।